हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है स्टोरेज क्लासेस इन सी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फंक्शंस के बारे में बताया था कि कितने तरह के फंक्शंस होते हैं। तो इस वीडियो में बताऊंगा स्टोरेज क्लासेस इन सी। कौन सी स्टोरेज क्लासेस होती हैं। सबसे पहले होती है ऑटोमेटिक और लोकल। उसके बाद होती है एक्सटर्नल और ग्लोबल। उसके बाद होती है स्टैटिक। फिर होती है रजिस्टर। ठीक है। सबसे पहले हम ऑटोमेटिक और लोकल वेरिएबल की बात करते हैं। इसको मैं प्रोग्राम के हिसाब से समझाता हूँ बिकॉज प्रोग्राम से वो जल्दी समझ लगेगा। जैसे मैंने इंट ए इक्वल्स टू 10 लिया, यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल लिया इंट ए इक्वल्स टू 20। यहाँ पे मैंने किया printf परसेंट डी ए, और यहाँ पे मैंने दोबारा से किया printf परसेंट डी। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी आउटपुट क्या आएगी देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने मेन लिया हुआ है इंट ए। अब यहाँ पे ब्रैकेट शुरू हुई, यहाँ पे मैंने लिखा इंट ए इक्वल्स टू 10। उसके बाद यहाँ पे एक और ब्रैकेट शुरू हो गई। तो मीन्स ये वाला जो ब्लॉक है वो इस ब्लॉक के इनसाइड है, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंट ए इक्वल्स टू 20। ठीक है। अब ए इक्वल्स टू 20 लिखा। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट ए किया, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे आपका प्रिंट होगा 20। ठीक है। और जैसे ही ये इस ब्लॉक, देखो यहाँ पे ये ब्लॉक शुरू हो रहा है और यहाँ पे ये ब्लॉक खत्म हो रहा है। तो जैसे ये ब्लॉक यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे जो printf a प्रिंट करेगा वो कौन सा printf a करेगा, इस ब्लॉक के पहले जो a प्रिंट हुआ है। यहाँ पे a हमने 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे की जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 10 होगी। बिकॉज यहाँ पे मैंने a इक्वल्स टू 20 किया, यहाँ पे printf a किया, तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो गया। ठीक है। अब जैसे ये इस ब्लॉक से बाहर आया तो उसने ऑटोमेटिकली इसको पकड़ लिया इंट a इक्वल्स टू 10। ठीक है। तो यहाँ पे printf a किया, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, यहाँ पे वो 10 प्रिंट हो गया। तो ये आपका ऑटोमेटिक या लोकल वेरिएबल होता है जिस ब्लॉक में जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है और जो उस वेरिएबल के पास वैल्यू होल्ड है वो उस ब्लॉक में उसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। अब जैसे यहाँ पे इस ब्लॉक के बीच में a की वैल्यू 20 थी, तो उसने 20 ही प्रिंट करवाया। जैसे ही वो ब्लॉक खत्म हुआ तो इस वेरिएबल का स्कोप यहीं पे खत्म हो गया। तो जैसे ही वो ब्लॉक के बाहर गया, यहाँ पे a की वैल्यू वो वाली उठाएगा जो उस पर्टिकुलर ब्लॉक के बीच में है, जो कि a इक्वल्स टू 10 है। ठीक है। तो ये बेसिकली आपका आउटपुट और ऑटोमेटिक और लोकल वेरिएबल है। उसके बाद है एक्सटर्नल वेरिएबल। ठीक है। एक्सटर्नल वेरिएबल, और हम कह सकते हैं इसको ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है। अब एक्सटर्नल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या होता है, जैसे सपोज मैंने मेन लिया, मैं मेन से पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ इंट a इक्वल्स टू 200। ठीक है। यहाँ पे मैंने इंट a इक्वल्स टू 20 कर दिया, printf किया परसेंट डी ए, और यहाँ पे मैंने एक शो फंक्शन को प्रिंट करवाया, शो फंक्शन को कॉल करवाया। यहाँ पे मैं इस मेन के बाहर एक शो फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ printf परसेंट डी ए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी हो गई, 200 हो गई। यहाँ पे मैंने मेन स्टार्ट किया, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी की मैंने, 20 की। यहाँ पे printf किया a इक्वल्स टू printf परसेंट डी ए। तो यहाँ पे a कौन सा प्रिंट होगा, यहाँ पे उसका लोकल वेरिएबल प्रिंट होगा, मीन्स उसकी इस ब्लॉक के अंदर जो a वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो इस ब्लॉक के अंदर जो a वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या है, 20 है। तो यहाँ पे printf क्या हो गया, यहाँ पे printf 20 हो गया। ठीक है। उसके बाद इसने शो फंक्शन कॉल किया, शो फंक्शन वो यहाँ पे गया, तो यहाँ पे मैं फंक्शन का रिटर्न लगाना भूल गया, रिटर्न 0, क्योंकि हमें कुछ रिटर्न नहीं करवाना है इसको। तो printf यहाँ पे a किया, तो जैसे ही यहाँ पे a प्रिंट होगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 आएगी। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी,
वो 200 आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी ए वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसने कौन सा वेरिएबल उठाना है, इसने ये वाला वेरिएबल उठाना है, जो कौन सा वेरिएबल है आपका एक्सटर्नल वेरिएबल है और ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, मींस यहाँ पे वो ए की वैल्यू कौन सी उठाएगा, ये ग्लोबल वेरिएबल वाली जो सबसे ऊपर पड़ा हुआ है वो वाली वैल्यू को उठाएगा, राइट। तो ये बेसिकली आपका एक्सटर्नल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल है। मींस इन केस अगर उसको वो पर्टिकुलर वेरिएबल नहीं मिलता, लोकल वेरिएबल में, लोकल ब्लॉक में अगर वो पर्टिकुलर वेरिएबल नहीं है, तो हमेशा वो एक्सटर्नल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को चेक करेगा क्या वो एग्जिस्ट करता है जिसको हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। अगर सपोज यहाँ पे भी a इक्वल्स टू 20 ना होता, तो यहाँ पे भी a की वैल्यू उसने क्या प्रिंट करवानी थी, 200 करवानी थी। ठीक है, बट यहाँ पे ऑलरेडी हमने a को डिक्लेयर किया हुआ है, तो यहाँ पे अगर a डिक्लेयर्ड है तो उसने लोकल वेरिएबल उठाना है, अदरवाइज वो ग्लोबल या एक्सटर्नल वेरिएबल उठाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपकी स्टैटिक वेरिएबल। अब स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, जैसे सपोज इसको भी मैं एक फंक्शन के थ्रू समझाता हूँ आपको। मैंने ये वाले फंक्शन को 3 बार ही कॉल किया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक inc नाम का फंक्शन बना देता हूँ। यहाँ पे मैं स्टैटिक इंट a इक्वल्स टू 1 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, printf करवाता हूँ a को, और यहाँ पे i इक्वल्स टू i प्लस 1 कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी a इक्वल्स टू a प्लस 1। ठीक, अब इसको देखते हैं कैसे चलता है। अब देखो स्टैटिक वेरिएबल कौन सा होता है, जैसे सपोज अब पहले मैं इसकी आउटपुट दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि स्टैटिक वेरिएबल होता क्या, वो आपको खुद समझ लग जाएगा। जैसे inc को हमने कॉल किया, तो inc यहाँ पे कॉल हुआ, इसने क्या किया, इसने आपका एक a वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी, राइट। तो उसने printf a, अभी सपोज आप स्टैटिक भूल जाओ, तो यहाँ पे उसने क्या प्रिंट कर दिया, a को प्रिंट कर दिया। a क्या प्रिंट हो गया, 1। और जो मेमोरी में a की वैल्यू है, देखो ये रही आपकी मेमोरी। अब मेमोरी में जो a की वैल्यू है वो क्या हो गई, 1 हो गई। यहाँ पे जैसे ही वो डिक्लेयर हुआ, यहाँ पे आउटपुट में क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद a इक्वल्स टू a प्लस 1 हुआ, तो a कितना हो गया आपका, 2। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक हमने कीवर्ड यूज किया हुआ है, अब नेक्स्ट बार ही जब ये इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इस पर्टिकुलर पार्ट को स्किप कर देगा। क्यों? बिकॉज इस वेरिएबल की डिक्लेरेशन के आगे हमने स्टैटिक लिखा हुआ है। जो स्टैटिक अगर उसको कीवर्ड यहाँ पे मिल गया, तो वो इस वेरिएबल को डिक्लेयर जो करेगा वो एक बार ही करेगा मेमोरी में, उसको बार बार नहीं करेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, सेकेंड बार ही जब ये फंक्शन कॉल होगा, तो आपका ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, और printf a होगा। a printf क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे printf हो जाएगा 2। तो सेकंड बार ही 2 आ गया। अब जैसे ही 2 प्रिंट हुआ, तो वो वहां पे गया, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। तो मेमोरी में कितना आ गया, a की वैल्यू हो गई 3। तो अब ये दोबारा से inc फंक्शन कॉल करेगा, वो यहाँ पे गया। अब यहाँ पे वो फिर से उसने ये वाला पार्ट स्किप कर दिया, बिकॉज स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ था। अब उसने a की वैल्यू कितनी प्रिंट करनी है, a की वैल्यू मेमोरी में कितनी पड़ी हुई है, 3 पड़ी हुई है, तो उसने 3 प्रिंट कर दिया। अब 3 प्लस 1 क्या हो गया, 4। तो मीन्स यहाँ पे 4 हो गया। अब दोबारा से वो फंक्शन तो कॉल हुआ ही नहीं, तो आपकी जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, 1 2 और 3 आएगी। अब सेम चीज मैं विदाउट स्टैटिक चला के देखता हूँ। अब देखो ये मैंने यहाँ पे, ये था आपका विद स्टैटिक। अब एक मैं आउटपुट बनाता हूँ, ये मेमोरी ले लेते हैं, a इक्वल्स टू, अब ये विदाउट स्टैटिक। ठीक है, अब मैं यहाँ से स्टैटिक को हटा देता हूँ। अब देखो सबसे पहले inc फंक्शन कॉल हुआ। अब जैसे inc फंक्शन कॉल हुआ, उसने a की वैल्यू को कितना कर दिया, 1 कर दिया। a की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब printf क्या हो गया, a हो गया, तो मीन्स 1 आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया इसने, उसके बाद इसने a की वैल्यू को क्या कर दिया, +1 करके क्या कर दिया इसने, 2 कर दिया। ठीक है, अब जब दोबारा inc कॉल हुआ,
तो उसने दोबारा a इक्वल्स टू 1 डिक्लेयर कर देना, मींस पुरानी a की वैल्यू जो 2 थी वो दोबारा से क्या हो गई, 1 हो गई। अब उसने a को प्रिंट किया तो यहाँ पे a कितना प्रिंट हो गया, फिर से 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर a इक्वल्स टू a प्लस 1 बना, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। फिर से inc फंक्शन कॉल हुआ तो उसने a की वैल्यू को दोबारा कितना कर दिया, 1 कर दिया। उसके बाद a को प्रिंट कर दिया, मींस फिर से 1 प्रिंट कर दिया, फिर a प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 कर दिया उसने। ठीक है, तो मींस कहने का मतलब है अगर आपका स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पे नहीं लगा हुआ तो वो जितनी बारी वो इस स्टेटमेंट के पास आएगा उतनी बारी वो a की वैल्यू को दोबारा से दोबारा डिक्लेयर करेगा, मेमोरी में दोबारा डिक्लेयर करेगा। और अगर सपोज यहाँ पे स्टैटिक लगा हुआ है तो उसको उसने सिर्फ एक बार ही वेरिएबल इस लाइन को ऑपरेट करना है, उसके बाद वो नहीं ऑपरेट करेगा। तो ये बेसिकली आपका स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल इन सी है, राइट। उसके बाद जो लास्ट स्टोरेज क्लासेस है वो आपकी है रजिस्टर। तो इसका एक मैं छोटा सा प्रोग्राम बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा रजिस्टर इंट a इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे मैंने इसको स्मॉल में लिखना है, यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट एफ करवा दिया। अब देखो इसका क्या होता है, रजिस्टर का क्या रहेगा इसमें, सिंपल आप जो आपकी आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी 2। ठीक है, अब इसमें फर्क क्या होता है, अब देखो कोई भी डाटा होता है वो रैम से किसके पास जाता है, सीपीयू के पास जाता है प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, अब जब वो सीपीयू के पास प्रोसेसिंग के लिए जाता है तो सीपीयू इसको प्रोसेस करके वापस किसको दे देता है, वापस दे देता है रैम को। ठीक है, मींस सीपीयू प्रोसेस करके इसको वापस किसको दे देता है, रैम को दे देता है। अब सपोज रजिस्टर यूज करने से आपका जो ए वेरिएबल है वो रैम के बीच में नहीं डिक्लेयर होगा, वो आपका सीपीयू के रजिस्टर सेट के बीच में डिक्लेयर होता है, मीन्स वो वहां पे रखेगा। तो मीन्स बार बार रैम से सीपीयू में लेके आने के लिए सीपीयू को बार बार उसको रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। वो वेरिएबल बार मीन्स ऐसे वेरिएबल जो बार बार यूज होने हैं आप उनको कहाँ पे रख सकते हो, सीपीयू के रजिस्टर्स में रख सकते हो, रजिस्टर कीवर्ड यूज। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके ये 4 तरह की स्टोरेज क्लासेस हैं सी में, ऑटोमेटिक, ग्लोबल, स्टैटिक और रजिस्टर, राइट। आई होप आपको ये समझ लग गया होगा। अगर समझ लग गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।